Good evening, good afternoon, good morning. Welcome to the Indian Military History Podcast. I'm your host Vikram Dalal, and today we have with us our favorite infantry officer, Colonel S.K. Dalal, also my father. Welcome to the show, father. Welcome to the show, dad. Thank you. Thanks a lot, Vikram. Good morning and good evening to everyone. And wish that we have a continuity in this almost every day now. Okay. Awesome. तो आज हम बात करेंगे यमन के ऊपर, हुथीज के ऊपर। हुथीज जो है जिनने अभी जो रेड सी है, जो कि इंटरनेशनल शिपिंग जहाँ से होती है मोस्टली, और काफ़ी परसेंटेज ऑफ इंटरनेशनल शिपिंग वहाँ से होती है, उसको ब्लॉक कर रखा है काफ़ी वीक से। अमेरिका एंड यूके ने वहाँ पे स्ट्राइक करे हैं, एयर स्ट्राइक्स करे हैं। और एयर स्ट्राइक्स करने के बाद उम्मीद ये थी कि वो वहाँ पे उनको जो ब्लॉकेड है उसको हटा देंगे डर के मारे, लेकिन उनने ब्लॉकेड को कायम रखा है। इनफैक्ट नंबर ऑफ अटैक्स ऑन ऑल द वेसल्स दैट आर कमिंग थ्रू द रेड सी उसको बढ़ा दिया है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे कि भाई क्या इनका हुतीज और जो यमन की जो हुतीज इनकी क्या हिस्ट्री है, और अभी क्या चल रहा है, और नियर फ्यूचर में इसके क्या होने के आसार है। तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। Yeah. Now we'll start with Houthis or Yemen. Now, Houthis started coming up in the 1990s. ओके। इनके लीडर थे हुती हुसैन अल हुती। वो 1990s में इनकी एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मूवमेंट थी ये, और ये पॉलिटिकल मूवमेंट रही तकरीबन 2003 तक। इनका मकसद ये था कि जो यमन के अंदर जो जैदी शियाज हैं वो सप्रेस थे, दूसरे सुन्नी लोगों ने उनको दबाया हुआ था, और उनको सुन्नीज को सऊदीज की हेल्प थी, सऊदी गवर्नमेंट की हेल्प थी। तो ये जो है शिया जैदी राइट्स के लिए बेसिकली अपने आप को इन्होंने खड़ा किया था एक पॉलिटिकल मूवमेंट के तौर पे शुरू शुरू में, और डेमोक्रेटिक सिस्टम के अंदर ही रहने का इनका प्लान था कि हम रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक सिस्टम में ही रहकर काम करना चाहते हैं। ये सिलसिला तकरीबन 2003 तक ऐसे ही चला। 2003 में इन्होंने जो थोड़ा बहुत इनका एक्टिविटीज ज्यादा पावरफुल होने लगी, या ज्यादा पावरफुल होने लगे, स्पेशली इन दी एरिया वेयर दी जैदीज आर इन प्रोमिनेंस। ये अगर आप मैप दिखा सकें तो अच्छा रहेगा। श्योर, आई हैव माय मैप्स रेडी। या जो रेड सी के साथ जो लगता हुआ एरिया है यमन का, उसमें रेड सी के साथ साथ लगता हुआ जो एरिया है वो तकरीबन जैदीज के प्रिडोमिनेंटली जैदीज हैं, शियाज हैं, और उसी एरिया के अंदर इनकी एक्टिविटी ज्यादा थी। यस, सना इनकी कैपिटल है यमन की, और इसके नॉर्थ वेस्ट की तरफ एक सादा प्रोविंस है जो कि इन्होंने 2003 में इन्होंने तकरीबन सादा प्रोविंस के अंदर अपनी डोमिनेंस हासिल कर ली थी अच्छा। नॉर्थ वेस्ट में। या दिस इज द एरिया। ओके। तो 2003 में इनकी मूवमेंट्स थोड़ी सी स्ट्रांग हुई, तो 2004 के अंदर जो प्राइम प्रेसिडेंट थे इनके, मोहम्मद अल साले, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मूवमेंट को सप्रेस किया जाए, दबाया जाए इस मूवमेंट को। उन्होंने हुसैन अल हुती को सरेंडर करने के लिए या बातचीत करने के लिए बुलाया, वो नहीं आए। उसके बाद 2004 में उनको अरेस्ट करने के लिए उन्होंने एक फोर्स भेजी। उस फोर्स के जाने के बाद वो उस फोर्स के तो मार्च अप्रैल में वो फोर्स गई थी, और उसके बाद थोड़ी थोड़ी इंसर्जेंसी शुरू होगी उस एरिया में। बाय एंड ऑफ 2004 वहां पर इंसर्जेंसी ने कदम रख दिया था, क्योंकि 2004 के सितंबर में, 10 सितंबर को टू बी स्पेसिफिक, हुसैन अल हुती को इन्होंने मार गिराया अल ओह, साले की गवर्नमेंट ने। असैसिनेशन। हाँ, नो, इट वाज पॉलिटिकल मूवमेंट के अंदर जो है उसको इन्होंने दे किल्ड हिम उसी ओके। के अंदर। उसके भाई अकबर अल हुती ने इसको मूवमेंट को टेक ओवर कर लिया, और वही आज तक इनको चला रहे हैं। इसके मतलब बाद जो धीरे इनका जो धीरे इनको इंसर्जेंसी में बढ़ती गई इनकी, और इनका कंट्रोल, पॉलिटिकल कंट्रोल इनका आहिस्ता आहिस्ता जो साउथ की तरफ जो प्रोविंसेस थे, सादा, उसके बाद जौफ, और ये तकरीबन तकरीबन ये कैपिटल की तरफ भी ये बढ़ने लगे, सना की तरफ। 2011 के अंदर जब अरब रिवाइवलिज्म हुई, उसके अंदर अरब रिवाइवलिज्म का इफेक्ट यमन में भी आया, और यमन में भी लोगों ने कहा कि हमें भी
हमें भी डेमोक्रेसी, प्रॉपर डेमोक्रेसी चाहिए। और उस अरब रिवाइवलिज्म के अंदर ही इन्होंने भी एजिटेशन किया, और इसी दौरान इन्होंने 2014 तक रहते रहते इन्होंने साना कैपिटल के ऊपर कब्जा कर लिया और गवर्नमेंट के ऊपर भी इन्होंने कब्जा कर लिया। अल साले तब तक 2011 के अंदर जो मूवमेंट हुई उसके अंदर अल साले को रिजाइन करना पड़ा, और उसके जो डिप्टी थे उन्होंने, अल हाडी, उन्होंने टेक ओवर कर लिया गवर्नमेंट को, यमन को। लेकिन उसकी गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं कर पाई, और वो 2014 तक वो गवर्नमेंट का कंट्रोल, इफेक्टिव कंट्रोल गवर्नमेंट का हुतीस के पास आ गया। अच्छा। अब उसमें दो क्योंकि दो तीन। हुती शिया है तो सऊदी अरेबिया सुन्नी कंट्रोल्ड है, तो सऊदी अरेबिया को ये डर था कि अगर शियाज के पास शियाज का यमन के अंदर कंट्रोल आ गया तो यहाँ पर ईरान की दखल अंदाजी होगी, जो कि वो चाहता नहीं। इसलिए सऊदी अरेबिया ने जो सुन्नी लेड गवर्नमेंट थी अल हादी की, उसको सपोर्ट करना शुरू कर दिया, और ये इंसर्जेंसी फुल फ्लेज्ड वॉर होगी दोनों के बीच में। ईरान ने 2014 के बाद सप्लाईज 2015 के आसपास जो है सप्लाईज, वेपन सप्लाईज वगैरह देना शुरू कर दिया हुतीस को। उससे पहले इनके पास, हुतीस के पास ऐसी कोई खास सप्लाई लाइन नहीं थी ईरान की, छोटी मोटी सप्लाई लाइन होगी, कुछ ज्यादा नहीं थी। लेकिन जैसे सऊदी अरेबिया उसके अंदर उनकी तरफ से स्ट्रांगली आया दूसरी तरफ से, तो इधर से ईरान ने इनको वेपन्स वगैरह देना शुरू कर दिया। तो ये 2014 के आसपास जी तब मतलब सऊदी अरेबिया ने अपनी एंट्री करी, अपनी जो जो जी सुन्नी गवर्नमेंट है उसको सपोर्ट करने के लिए। जी। उसके पहले इनका मतलब इंटरनल, मतलब प्रॉक्सी वॉर उसके बाद शुरू हुई, उसके पहले इनकी इंटरनल सिविल वॉर टाइप उससे में थी। पहले थी इंटरनल सिविल वॉर, उसके अंदर सऊदी अरेबिया हेल्प कर रहा था इनकी, लेकिन उतनी नहीं थी, वो लेवल अच्छा अच्छा काफी लो था, अच्छा अच्छा। वो बहुत कम लेवल पे था, लो लेवल पे। लेकिन अभी प्रॉक्सी शुरू होगी सीधे तरीके से। सऊदी अरेबिया की फोर्सेस 2014 में जो फोर्सेस सऊदी अरेबिया की यमन के अंदर आई, सऊदी अरेबिया वाले लड़ने के लिए और उनके सपोर्टेड एलिमेंट्स आए, सऊदी अरेबिया ने इसी दौरान अलकायदा को भी इस लड़ाई के अंदर झोंक दिया। अच्छा और अमेरिका भी सऊदी अरेबिया की सपोर्ट में है, अमेरिकन फोर्सेस भी सऊदी अरेबिया की सपोर्ट में है। कि ताजुब की बात है कि यही अलकायदा अफगानिस्तान में अमेरिका के खिलाफ लड़ रही थी, अमेरिका ने अफगानिस्तान में अलकायदा को एनिमी बना के उनको मारा। लेकिन यमन के अंदर अलकायदा, अमेरिका और सऊदी अरेबिया तीनों एक साथ लड़ रहे थे वो हुतीस के इसमें साथ ये खिलाफ। तो बहुत कॉमन है, बिकॉज इफ यू लुक एट सीरिया आल्सो, सीरिया में भी बशार अल असद के जो खिलाफ में जो आउटफिट खड़े हुए, जैसे अल नुसरा, इट इज बेसिकली एन ऑफशूट ऑफ अल कायदा ओनली, सो इट्स यस बेसिकली द सेम फाइटर्स। तो दे उनके जो मतलब उनके लिए जो कन्वीनियंट होता है उसके हिसाब से, अच्छा ये आउटफिट हमारे लिए कन्वीनियंट है तो अब ये फ्रीडम फाइटर्स हो गए, वरना अगर हमारे लिए कन्वीनियंट नहीं है तो ये टेररिस्ट है। तो ये तो इनका चलता रहता है। जैसे पहले अफगानिस्तान में भी जब सोवियत यूनियन का इन्वेजन हुआ था, उस टाइम पे भी अच्छा वो जो बिल्कुल। मुजाहिदीन थे तब वो फ्रीडम फाइटर्स थे, वही फिर बाद में टेररिस्ट जब बन वो गए। आउट ऑफ कंट्रोल हो गए तो वो टेररिस्ट बन गए। तो वो टेररिस्ट बन गए, जी, तो इनका ऐसा तो ही है, यही। सब सब जगह ऐसा ही है। अच्छा, तो तो अभी फिर आगे चले मतलब तो इनका, राइट। इन्होंने ईरान ने इनको काफी वेपन्स वगैरह दिए हुए हैं हुतीस को। लेकिन जो वेपनरी इनके पास है वो ओल्ड विंटेज की है, कोई नई वेपनरी ईरान ने नहीं दी है इनको। 2016 के अंदर सऊदी अरेबिया वाली फोर्सेस को मार खानी पड़ी इनसे। सऊदी अरेबिया लेड फोर्सेस जो भी थी, वो जो सऊदी अरेबिया सपोर्टेड फोर्सेस जो थी वहां पे, वो हुतीस से हार गई, और अच्छा। उस हार से सऊदी अरेबिया को बड़ा नुकसान हुआ। लेकिन वो उस हार को जीत में कन्वर्ट नहीं कर पाए, और ये लड़ाई आज तक उनकी जारी है। अब 2023 पे आते हैं, तो जब हमस और हुतीस का पहले से ही अलायंस था, देखा जाए तो हमस में भी अरब पैलेस्टीनियंस पैलेस्टीनियंस हैं जो कि अरब्स कहते हैं, अरब्स हैं। और यमन में भी यमनीज हुतीस हैं, शियाज हैं, लेकिन वो भी अरब्स हैं। तो हुतीज ने बोला कि भाई हमस के अंदर जो इसराइल कर रहा है वो बंद करे, मेडिकल एड्स सप्लाई करे और उनको फूड सप्लाई करे, ये सब बंद हो, हम इसके लिए हमस के साथ खड़े हैं। ये शुरुआत ऐसे हुई थी इनकी। अक्टूबर 7 के लड़ाई जब शुरू हुई हमस की, उसके बाद से हुतीज ने अपनी तरफ से अरब सपोर्ट करके अपनी तरफ से हमस को सपोर्ट देना शुरू कर दिया। अब रेड सी का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, रेड सी की हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। रेड सी का जो ये यमन का एरिया से जो रेड सी क्रॉस करता है, यहाँ पे टोटली 26 माइल की विड्थ है रेड सी की यहाँ पर, और यहाँ से 10% वर्ल्ड का ट्रेड इस रूट से चलता है।
ये वाला एरिया, राइट, ये वाला जो एरिया, जिबूती यस, के ऑपोजिट जो है। ये वाला एरिया, यहाँ से सुएज कनाल के थ्रू ऊपर से जाके और फिर जो है मेडिटेरेनियन से होते हुए ये अमेरिका और यूरोप की तरफ ट्रेड रूट्स निकल जाते हैं। राइट। अगर ऐसा यहाँ से नहीं होगा तो केप ऑफ गुड होप का चक्कर काट के पूरा शिप्स को पूरा चक्कर काट के अफ्रीका का नीचे से आना पड़ेगा टुवर्ड्स टुवर्ड्स इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, चाइना की साइड। हाँ, मतलब ये या पूरा तो आप चक्कर काट के ऐसे आना आओ, पड़ेगा अफ्रीका का, या तो केप आप ऑफ गुड यहाँ होप से के नीचे ऐसे से। आओ, नहीं जी, तो आपको पूरा ऐसे पूरा घूम के ऐसे जाना पड़ेगा। पूरा घूम के जाना पड़ेगा। उसमें एक तो 2 हफ्ते एक्स्ट्रा लगते हैं हम्म। और काफी कई गुना महंगा हो जाता है शिपिंग मूवमेंट। यहाँ से शॉर्टकट शॉर्ट सिस्टम बंद हो जाता है। तो हूतीज ने डिक्लेयर किया 17 नवंबर को, हूतीज ने पहली शिप जो है वो यमन ने इस पे रेड सी के अंदर पहली शिप के ऊपर उन्होंने हमला किया और दे डिक्लेयर्ड कि जो शिप्स इसराइल का साजो सामान लेके जा रही हैं या इसराइल कंट्रोल्ड है या इसराइली ओन्ड है, हम्म। उन शिप्स को, या इसराइल की सपोर्ट में जा रहे हैं जो, या जो इसराइल के साथ जो ट्रेड कर रहे हैं शिप्स के, इसराइल का सामान जा रहा है, उन शिप्स को हम यहाँ पे हमला करके रोकेंगे, उन शिप्स को यहाँ से नहीं जाने देंगे। तो मतलब सत्रह एक नवंबर को तरीके। फर्स्ट टाइम एक शिप के ऊपर इन्होंने हमला किया। उसके बाद इनके ड्रोन अटैक्स लैंड से होते रहे, जमीन से, यमन की जमीन से ड्रोन अटैक्स होते रहे हैं, मिसाइल अटैक्स भी होते रहे हैं शिप्स के ऊपर लगातार। और इन्होंने काफी शिप्स के ऊपर जो है अटैक किया और यहाँ से तकरीबन कई सौ शिप्स ने अपना रास्ता बदल लिया और अफ्रीका के केप ऑफ गुड होप से होते हुए चक्कर काट के शिप्स जो है अपने ट्रेड रूट बदली करके और दूसरे रास्ते से जाने लगी, जिसका एक इमीडिएट क्वेश्चन है यहाँ इफेक्ट। पे ना, एक पॉइंट मेरा ये है यहाँ पे, जी, मतलब एक तरीके से अगर देखा जाए तो बात तो सही है इनकी भाई, वहाँ पे अभी October 7 से अटैक हुआ इसराइल पे, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने किया है, इतना कारपेट बॉम्बिंग जो हो रही है और वहाँ पे मतलब हॉस्पिटल्स बॉम्ब हो रहे हैं, रिफ्यूजी कैंप्स बॉम्ब हो रहे हैं, वहाँ पे एड नहीं जाने दी जा रहा, वहाँ पे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हो रखा है, तो कोई कुछ कर तो रहा नहीं है उसको रोकने के लिए, राइट। तो अगर इनका ये पॉइंट है कि भाई हमको किसी ना किसी तरीके से तो इंटरनेशनल कम्युनिटी पे प्रेशर डालना पड़ेगा, स्पेशली ऑन द वेस्टर्न बिल्कुल। गवर्नमेंट, राइट। तो और किस तरीके से, मतलब ये आप फाइनेंशियली प्रेशर डाल सकते हो, एंड अ स्मॉल कंट्री लाइक यमन इतना कुछ कर पा रही है कि भाई ठीक है, उनके लिए ये स्ट्रेटेजिकली वो एक पोजीशन पे थे जहाँ पे वो सप्लायर्स को रोक सकते हैं, जिनसे मतलब इंटरनेशनल ट्रेड पे मतलब इफेक्ट पड़ रहा है, तो उससे कुछ ना कुछ तो मतलब प्रेशर वो डालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो रुके। जी, तो पॉइंट अगर आप देखा जाए तो उनकी बात गलत नहीं है, इफ यू थिंक अबाउट इट फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, राइट। उनकी बात तो सही है, लेकिन अभी वर्ल्ड के अंदर क्या हो रहा है, देयर इज अ क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस जो चल रही है। हर सिविलाइजेशन अपने एरिया को मजबूत करने लगी हुई है। अरब सिविलाइजेशंस हैं वो अरब्स को सपोर्ट कर रहे हैं। जो इजरायलीज जो सिविलाइजेशन है, सेटलमेंट्स है उनकी, वो अपने आप को वहां पर पूरा एरिया में जमा रहे हैं और जो अरब्स हैं उनको वहां से निकालना चाहते हैं। यही कार्रवाई तकरीबन वर्ल्ड में कई जगह चल रही है, ऐसी कार्रवाई। ऐसा ही हाँ कुछ मतलब लेकिन मतलब अरब्स में तो कुछ चल नहीं रही, मतलब अरब्स अपने आप को क्या अरब्स ने क्या कर रहे हैं। किसी अरब कंट्री ने एक्सेप्ट फॉर हुतीज के अलावा बाकी किसी अरब कंट्री ने इतना एक्शन नहीं लिया है जो इन्होंने लिया है। लेकिन एग्जैक्टली। अभी लेटेस्ट क्या है कि ईरान ने अपना हुतीज को सपोर्ट दिया हुआ। ईरानियंस के तो प्रॉक्सी हैं अभी ये 2016 के बाद, तो 2015-16 के बाद तो ईरानियंस हैव बीन सप्लाइंग वेपन्स राइट। इक्विपमेंट टू हुतीज। तो एक तरह से ईरानियंस के ये प्रॉक्सी हैं इस एरिया के अंदर। तो ईरानियंस तो इनको वेपन्स वगैरह सप्लाई कर ही रहे हैं। उसके अलावा तुर्की ने भी अपना सपोर्ट हुतीज को दे अनाउंस कर दिया है। एक ये भी खबर आई थी उड़ती उड़ती कि शायद तुर्की नेटो भी छोड़ रहा है इसी लड़ाई के चक्कर में। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पा रही है किसी तरह से, बट बट तुर्की हैज बीन थ्रेटनिंग टाइम एंड अगेन कि हम नेटो से निकल जाएंगे। वो कार्रवाई भी, बातचीत भी चली हुई है। वो तो बहुत, उनकी तो बहुत स्टेटमेंट्स आते रहते हैं एर्दोवान की कि अच्छा हम ये कर देंगे, ये बहुत ये है, ये मतलब नाज़ीज़ हैं ऐसे ऐसे, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ स्टेटमेंट्स ही आ रही है, कोई यस, एक्शन कोई मैंने द देखा नहीं प्रॉब्लम उसमें इज एक्शन। द प्रॉब्लम इज कि नोबडी वांट्स टू गेट इनटू वर्ल्ड वॉर सिचुएशन। अब इसके अगर अमेरिका की तरफ से देखा जाए तो अमेरिका में जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है वो बड़ा स्ट्रांग है और वो चाहता है कि कहीं न कहीं वॉर चलती रहे ताकि हमारा जो है रोजी रोटी हमारी चलती रहे। सही बात अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएं इन्हीं हुतीज के इसमें और ईरान के उसमें सिलसिले में थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो 2019 के अंदर जब ट्रंप प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे ईरान के बॉर्डर के ऊपर इन्होंने एक अमेरिकन ने जो है। इनकी सेंट्रल कमांड है
राइट। उन्होंने एक स्पाई प्लेन ईरान के बॉर्डर के साथ साथ चलाया, हॉक, और उसको काफी देर तक चलाया कि ईरान वाले इसको गिरा देंगे क्योंकि हमारी एयर डिफेंस के रडार के अंदर आ गया ये। और इंटरनेशनल लॉ यही है कि अगर किसी के एयर डिफेंस के एरिया के अंदर आप जाते हैं तो उसकी पहले परमिशन लेनी पड़ती है, उनको पहले बतलाना पड़ता है। वो उन्होंने बतलाया नहीं था। काफी देर तक ईरानियंस ने वेट किया, फिर उन्होंने उस प्लेन को, स्पाई प्लेन को गिरा दिया। 2019 की बात है ये। राइट। तो जब वो प्लेन गिर गया तो वहां शोर मच गया अमेरिका में। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस सब कहने लगे, पोम्पे, जनरल पोम्पे, एवरीबॉडी, कि ये तो अब लड़ाई करेंगे हम, तो इन्होंने हमारा प्लेन गिरा दिया है। उन्होंने तैयार होके, अपना बैंड बाजा लेके तैयार होके, उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मीटिंग की। ट्रंप ने उनसे कुछ सीधे सवाल किए। ट्रंप ने बोला कि भाई हम कितने आदमी मार देंगे अगर हम बॉम्बिंग करते हैं, कितने आदमी? कहते 300-500 आदमी मार देंगे। कहते हमारे कितने मरेंगे? कहते जो लड़ाई होगी तो कुछ ना कुछ तो कैजुअलिटीज हमारी भी होंगी। फिर उन्होंने पूछा चलो हम एक बार बम्बार्डमेंट कर देते हैं, उसके बाद क्या? तो कहते उसके बाद वॉर हो जाएगी शुरू। वो कहते इस छोटी सी एक्शन के लिए मैं क्यों वॉर में जाऊं? हाँ, मतलब वो एक, एक ड्रोन है, एक एक अनमैन्ड ड्रोन था, जिसमें मतलब हाँ, इट वाज अ पीस ऑफ इक्विपमेंट, इट वाज नॉट इट वॉज अ इवन। पीस ऑफ इक्विपमेंट कि उसको उड़ा दिया उनके एरिया में, आप गए क्यों? अब उन्होंने उन्होंने उड़ा दिया, तुम क्या चाहते हो, वॉर में जाए हम? तो ट्रंप ने इसको शूट डाउन कर दिया है प्लान को। उस टाइम पे इस प्लान यही बनी हुई थी कि इनकी ईरान के साथ हम वॉर में जाएंगे। अब भी इनकी यही प्लान है कि हम ईरान के साथ वॉर में जाना चाहते हैं, मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की। इनके जो हॉक्स है ना, वो हम्म। लिंजी ग्रैम, सेनेटर लिंजी ग्रैम यस। जो है, ही इज वेरी मच, और वो एक जॉन बोल्टन था पहले उनके ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन में, दे वर लाइक सुपर हॉक्स कि हमें यस। ईरान पे अटैक करना है। इसकी इसकी इंटरेस्टिंग स्टोरी ये है कि बस एक्चुअली बात ये आई थी, बाद में निकल के बात ये आई कि ट्रम्प वाज एक्चुअली अबाउट टू बॉम्ब, और उसके जो ऑर्डर्स देने के 15 मिनट पहले देयर इज अ फॉक्स न्यूज होस्ट, एक्स फॉक्स न्यूज होस्ट कॉल्ड टकर कार्लसन। टकर कार्लसन ने उससे, उसके पर्सनल कनेक्शन है उसके साथ, ट्रम्प के साथ, तो उसने उसको फोन किया, टकर कार्लसन ने, कि भाई बॉम्बिंग मत करो, यू हैव टू बी, मतलब एक और वॉर में जाने का फायदा। वैसे भी ट्रम्प जो है ही वाज कि भाई हमें अमेरिका अमेरिका के ऊपर फर्स्ट। ध्यान देना है उनका, बड़ा हाँ, क्लियर है कि मुझे अमेरिका पे अमेरिका ध्यान फर्स्ट देना है। एजेंडा है हमें, और ये वॉर्स में कहीं नहीं जाना। तो हाँ। मतलब ही इज द, आई थिंक वन ऑफ द रेयर प्रेसिडेंट्स इन द रीसेंट हिस्ट्री जिसने कोई एक नई वॉर नहीं स्टार्ट करी। नहीं। वरना सब ने एक वॉर को तीन वॉर, तीन वॉर तो पांच वॉर, ऐसे ऐसे करके। एनीवे, तो ये तो हमने थोड़ा डिटोर ले लिया, तो अभी हमारे पास 3-4 मिनट बचे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट, ठीक है, अभी यहाँ पे येमन जो है अब प्रेजेंट कितने सिचुएशन रॉकेट कर रहा प्रेजेंट है। सिचुएशन ये है कि ब्रिटिश फोर्सेस एंड अमेरिकन फोर्सेस ने इनके ऊपर तकरीबन 6 एयर स्ट्राइक्स कर चुके हैं ऑन दी लैंड टारगेट्स इन येमन। इनकी मिसाइल साइट्स जो हैं उनको टारगेट किया, उनको हिट किया है। लेकिन वो मिसाइल साइट्स कुछ ही उड़ा पाएंगे, यहाँ पे टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है। राइट। 1960s में ब्रिटिश फोर्सेस यहाँ पे आई थी, और वो यहाँ की हालत देख के यहाँ से वापस चले गए कि हमें, हमारे बस का नहीं इस एरिया के अंदर ऑपरेट करना और इन लोगों के खिलाफ ऑपरेट करना। यहाँ की टेरेन बड़ी डिफिकल्ट टेरेन है और यहाँ पे ऑपरेट करना बड़ा मुश्किल है। और इसी तरह मिसाइल साइट्स को भी अगर ये कहें कि हम हिट कर देंगे सब मिसाइल साइट्स को, तो दे आर मिस्टेकन। वो मिसाइल साइट सारी हिट नहीं हो सकती, और छोटी छोटी मिसाइल्स हैं उनकी, और उनकी मिसाइल्स बड़े लो लेवल की टेक्नोलॉजी से बनी हुई है। और वो उनको हिट स्टैटिक भी करना, नहीं है उनको ना। डिस्ट्रॉय करना इज नॉट फिजिबल। और उनकी मिसाइल जो है, जो वो स्टैटिक भी नहीं है ना, वो मतलब वो वैसी मोबाइल है, वाली है जो कि, हाँ, वो मोबाइल है, यहाँ से वहां मूव कर देंगे कहीं तो भी उनको, उठा के लगा लेते हैं वो। तो वो उनको स्ट्राइक, मतलब उनको टारगेट भी नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता ही नहीं कहाँ पे और लोकेशन है। टेरेन बड़ी डिफिकल्ट है, उसके अंदर स्ट्राइक करना ही बड़ा डिफिकल्ट है, हर एक जगह नहीं जा सकती मिसाइल्स भी। सो तो ठीक है, दैट इज द सिस्टम। अब तो ये, स्ट्राइक कर लेंगे, फिर वो कितनी देर स्ट्राइक करेंगे, राइट? तो एक एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे हैव टू स्टार्ट, अदरवाइज इट विल एस्केलेट। it will escalate. Now pressure is mounting on America and Israel कि आप ये जो गजा के अंदर ऑपरेशंस को वाइंड अप करिए जल्दी से। अगर ये रेड सी वाला कार्रवाई चलता रहा तो वर्ल्ड के इकोनॉमिक, वर्ल्ड प्राइसेस विल शूट अप, वर्ल्ड इकोनॉमी विल गेट इनटू अ स्पिन, और सारे कंट्रीज को जो है मुश्किल हो जाएगी इसके बाद अपनी इकोनॉमी को संभालना, अगर ऐसी हालत लंबी चलती रही तो। लेकिन जो हॉक्स हैं वो चाहते हैं कि ये लड़ाई जारी रहे और किसी तरह से ईरान के ऊपर हम हमला कर सकें, ताकि ईरान और ईरान के साथ हमारी लड़ाई में आ जाए हम डायरेक्ट। वो ओके। मुमकिन नहीं लगता है क्योंकि ईरान इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट नहीं आना चाहता। ईरान सिर्फ प्रॉक्सीज के थ्रू लड़ना चाहता है। इसराइल भी डायरेक्टली ईरान के साथ नहीं भिड़ना चाहता है, ना तुर्की के साथ भिड़ना चाहता है इसराइल, ना ईरान के साथ भिड़ना चाहता है, वो भी प्रॉक्सीज के थ्रू ही भिड़ना चाहता है।
नेक्स्ट इज हिजबुल्ला इज रेडी। हिजबुल्ला हो सकता है कि कभी भी हिजबुल्ला की तरफ से ऑपरेशंस लॉन्च हो जाएं लेबनान के थ्रू, क्योंकि हिजबुल्ला के भी कई कमांडर्स को इन्होंने अभी पीछे इसराइल ने शूट डाउन, इसराइल ने मार दिया है। इसराइल ने हिजबुल्ला और हमास दोनों के कमांडर्स को बीच में नुकसान पहुंचाया काफी। ओके। तो ये सब देखते हुए ये एरिया अभी कुछ महीनों तक तो ये एरिया ऐसे रहेगा, वोलेटाइल रहेगा, डिफिकल्टी रहेगी। हो सकता है हूतीज को कुछ सपोर्ट वगैरह, कुछ मदद वगैरह दे के हूतीज को दूसरे कंट्रीज, शायद कुछ कंट्रीज एग्रीमेंट कर लें हूतीज के साथ, ठीक है जी हमारी शिपिंग चलने दो, हमारी शिपिंग को मत टच करो, सिर्फ इसराइल वालों को ही टच करो, आप अमेरिका वालों को ही टच करो। तो उस तरह उन्होंने तो इंडिकेशन क्लियर दी हुई है कि हम तो सिर्फ इसराइल और इसराइल के जो ओन्ड हैं उन्हीं को टच कर रहे हैं, हम बाकी किसी को नहीं टच करना चाहते हैं। ओके। दैट इज द स्टेट फ्रॉम उती साइड, एंड इट इज, ये शायद कंटिन्यू रहेगा अगले कुछ महीने तक। अप्रैल मई तक तो इसके चांस नहीं है कुछ डाउन होने के, नहीं। थोड़ा छोटा मोटा चलता ही रहेगा ये। या ऑलराइट, सो बेसिकली अब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, इसको विल कीप अ क्लोज आई ऑन दिस कि भाई कैसा चल रहा है इंडिया और की किस तरफ तरह से से। अगर हम देखें, एक मिनट बात कर लूं मैं, टाइम है तो? एक्चुअली वी आर आउट ऑफ टाइम। चलो ठीक है, तो नेक्स्ट हम टाइम विल हैव नेक्स्ट, इट। हाँ नेक्स्ट हम उसमें मतलब वी विल टॉक अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ दिस या ऑन द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। और इसका हम और भी कई सारे टॉपिक है जिसमें हम बात करेंगे, जैसे इसराइल की जो डिफेंस फोर्सेस हैं उनकी हिस्ट्री और अभी उनका कैसा चल ठीक रहा है, है। ओके। और ईरानियन प्रॉक्सीज, मतलब जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस जो बना रखा है ईरान ने। और फिर हम तो हम इसके बारे में और ये छोटे छोटे डिस्कशंस करेंगे। ऑलराइट, सो ठीक, thank you, thank ओके, you for taking out the time. It was a थैंक यू। great conversation. And for all the listeners, thank you for watching the Indian Military History podcast. Please continue to like, comment, support us. Also, if you can, अगर आपको हमें और सपोर्ट करना है तो Patreon पे जा सकते हैं हमको, और आप डोनेशन दे सकते हैं for us to get more equipments, more interviews. So thank you very much and have a nice day. थैंक्स अ लॉट, थैंक्स एवरीवन, थैंक यू, बाय।